हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो देखो क्या क्या हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने बात कर ली थी कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन किसे कहेंगे, सॉल्युबिलिटी किसे कहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कैसे डिफरेंस पता करेंगे। ठीक है, कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। इसके अलावा हमने बात की थी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे। ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया था। इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर कुछ भी टॉपिक जो है वो समझ नहीं आया तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया था डिसॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर, डिसॉल्यूशन ऑफ। अब यहाँ पर हमने बात की थी बच्चों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के। अब सिंपल, सैचुरेटेड किसे कहेंगे, जिसमें अब और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। वहीं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का जस्ट अपोजिट। अब यानी कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं और क्वांटिटी में और अमाउंट में, उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर डू गैसेस ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, क्या गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व होती हैं। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे बच्चों आज के लेक्चर में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को लेकर के। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया था। एक बार आप देख लो जो जो टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम कहें, अगर आपसे पूछा जाए क्या गैसेस डिसॉल्व होती हैं वाटर में, देखो इससे पहले हमने बात की थी कि जो सॉलिड है, ठीक है, इससे पहले देखो हमने क्या क्या बात की थी। जो इससे पहले पढ़ा था उसको देखते हैं एक बार। हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड है प्लस लिक्विड, ठीक है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड है प्लस लिक्विड वो भी डिसॉल्व होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें सॉलिड प्लस लिक्विड की, तो जैसे सॉलिड यानी कि सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, प्लस वाटर क्या है, लिक्विड है। तो देखो सॉलिड और लिक्विड मिल करके बना तो रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉल्युबल है एक दूसरे में। लिक्विड और लिक्विड की बात करें, जैसे हम कहें अल्कोहल है या विनेगर है, विनेगर आप सिरका जानते हैं, अल्कोहल आप समझते हैं। ठीक है, विनेगर प्लस वाटर, विनेगर यानी कि सिरका जो हम खाने में भी डालते हैं, जो हम फास्ट फूड, कोई भी चाइनीज फूड बनाते हैं जैसे नूडल्स हैं, तो उसमें विनेगर डाला जाता है, व्हाइट कलर का होता है, हमारे घरों में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो विनेगर के साथ अगर हम पानी डालते हैं तो विनेगर भी लिक्विड है। देखो सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है यहाँ पर, बिल्कुल बनता है। ठीक है, विनेगर और वाटर की अगर हम बात करें, विनेगर भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। दोनों ही क्या है, लिक्विड अमाउंट में प्रेजेंट, लिक्विड में है। ठीक है, दोनों क्या है, लिक्विड है। तो दोनों का क्या सॉल्यूशन बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की, गैस प्लस लिक्विड, गैस को क्या लिक्विड में डाला जा सकता है, या किसी गैस का लिक्विड के साथ कोई सॉल्यूशन बन सकता है क्या, बन सकता है। क्या लगता है आपको इसके बारे में, सोचिए इस बारे में, सोच लिया। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसे डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है गैसेस डिसॉल्व होती हैं लिक्विड में या नहीं होती हैं। ठीक है, अब जैसे हम जानते तो हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, हमारा गैसेस से एक खास रिलेशन है गैसेस से रिलेशन। हाँ बिल्कुल, गैसेस के साथ तो हमारा एक खास रिलेशन भी है ना। वो खास रिलेशन क्या है, ठीक है,
अब वो खास रिलेशन क्या है जो हमारा गैसेस के साथ है, वो ये है कि ऑक्सीजन, प्लांट जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो हम एक्सहेल करते हैं उसको प्लांट्स इनहेल करते हैं। सिंपल इनहेल यानी कि उसको यूज करते हैं प्लांट अपनी फर्दर प्रोसेसेस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, उनकी जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब बात ये आती है कि ये जो प्लांट्स हैं ये तो चलो हमें कार्बन ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, जिससे हमारा जो नेचर है, एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक संतुलन, बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, ये भी क्लियर है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। लेकिन बात कहाँ पर आ जाती है, जहां पर पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों की अगर हम कटिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन जिसे कहा जाता है, तो एक नया टर्म भी आपको सीखने को यहाँ पर मिला जो कि है डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ों को काटते हैं उस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ठीक है, जंगलों को काटना, पेड़ काटना। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो क्या होगा, एक तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी क्योंकि पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते थे ना अपने यूज के लिए। अब प्लांट्स, ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगी, यही एटमॉस्फेयर में रहेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का केवल एक सोर्स ह्यूमंस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें फ्यूल से भी मिलती है और ये बहुत सारी चीजों से। जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के जो है अलग अलग सोर्सेज भी हैं, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे कि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लेशियर पिघलते हैं और हमारी अर्थ को जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ये तो बात हो गई गैसेस की, इन्हें कहा जाता है गैसेस, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा और भी गैसेस क्या होती हैं, हाँ बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस हैं। ठीक है, चलिए, तो गैसेस की अगर हम बात करें, जैसे एयर की बात करते हैं, अगर हम एयर की बात करें तो एयर में बात करें तो 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी का जो 1% है इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड अदर गैसेस। अदर गैसेस में बहुत सारी गैसेस, हीलियम है, आर्गन है, ये भी तो सारी गैसेस ही हैं। ठीक है, जो एयर में पाई जाती है। चलो, एयर वाली बात तो हो गई, एयर में हमें इतना डिटेल में वैसे देखना भी नहीं है। चलो, ये तो बात हो गई एयर की अलग से, ये हमें नहीं देखना। हमें बात करनी है कि क्या जो एयर है या कोई भी गैस है, क्या ये डिसॉल्व होती है वाटर में या लिक्विड बोलेंगे यहाँ पे हम, क्या ये डिसॉल्व होती है लिक्विड में, आपको क्या लगता है? देखो, जैसे हम जानते हैं कि समुद्र में रहने वाले जो हमारे मेरीन एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, जो अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जो पानी में ही रहते हैं, है ना, जो पानी में ही रहते हैं, तो वो भी अपने वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, हम तो नेचर से डायरेक्टली ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ एयर है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। लेकिन जब हम पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, अदर मैरीन एनिमल्स हैं, तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये भी तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। ठीक है, तभी तो ये भी जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब ये ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, क्योंकि देखो, अगर ये सब कहाँ है, पानी के अंदर है, मान लो ये कोई फिश है, ठीक है, अब इस फिश को पानी के अंदर, इस फिश को क्या करना है, ऑक्सीजन इनहेल करनी है, तो ये फिश यहाँ से बाहर जंप करेगी, है ना, जंप करके ऑक्सीजन इनहेल करके वापस पानी में आएगी, क्या ऐसा करेगी? आपने देखा है फिशेस को कि बाहर ऑक्सीजन में आके, बाहर आकर के हवा में सांस लेकर के वापस पानी में जाते हैं,
क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ये तो क्या है, गलत है, ऐसा तो नहीं होता। ये फिशेस क्या करती हैं, यही क्या करती हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं, यही ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं। लेकिन कैसे, कैसे कर पाती हैं ऑक्सीजन को इनहेल? क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन क्या रहता है, डिसॉल्व रहता है। तो अगर पूछा जाए कि गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है, करेक्ट, होती हैं। ठीक है, कैसे होती है, कैसे पता चलेगा? अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पर छोटा सा बर्नर लेना है, बर्नर के ऊपर रखना है वायर गॉज, के बर्नर के ऊपर रखना है वायर गॉज, वायर गॉज के ऊपर हमें हमारा कोई भी जो भी हमें अ, जो भी हमारे ये क्या है, ये वायर गॉज है, ठीक है, ये बर्नर है, ये जलेगा, यहाँ से आग देगा। इसके ऊपर हमें रखना है कोई भी बर्तन हम रख सकते हैं, ठीक है, मान लो ऐसा कोई बर्तन हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। अब इसके अंदर हमने डाला पानी, सिंपल पानी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पानी को हीट तो कर ही रहे हैं ना, हीट यहाँ से जा रही है, ये पानी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये पानी बॉईल होना स्टार्ट होगा। लेकिन जब ये पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है तो इस पानी में हमें क्या दिखते हैं, ऐसे छोटे 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 पानी के सरफेस पर क्या दिखते हैं हमें, ऐसे छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं, छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं। ये बबल्स किस चीज के होते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं। यानी कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है, वो ऑक्सीजन वहां से बाहर चली जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ऑक्सीजन के जो छोटे छोटे नीचे हमें बबल्स दिखते हैं ना, वो ऑक्सीजन के होते हैं। फिर बड़े बड़े बबल्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि सारी ऑक्सीजन गैस उससे बाहर आ जाती है, वो ऑक्सीजन के ही बबल्स होते हैं। यानी कि यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जब इसे हीट करते हैं तो बबल्स इस बात का इंडिकेशन देते हैं। अब जब पहले से ही इसमें ऑक्सीजन फिल होती है तो जो फिशेज हैं, रहने वाले है ना, जो फिशेज हैं जो वाटर बॉडीज में रहती हैं, तो वो फिशेज इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं। ठीक है, इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन से वो क्या करती हैं, अपना सर्वाइवल करती हैं, अपने आप को सर्वाइव यानी कि बचाती हैं, या जो भी है। ठीक है, अपनी जो उनकी डेली डिमांड्स होती हैं या जो भी है, यानी कि ब्रीथ वो इसी ऑक्सीजन से करते हैं जो वाटर में पहले से डिजॉल्व होती है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि वो ब्रीथ कैसे करती हैं, वाटर में पहले से ऑक्सीजन डिजॉल्व है उससे। अब हमने एक्वेरियम देखा है, ठीक है, तो क्या ये जो एक्वेरियम है, हम देखते हैं ना एक्वेरियम में फिशेज रखी हुई होती है। एक्वेरियम यानी कि एक आर्टिफिशियल सा होता है, तो उसमें पानी भरा होता है, एक कंटेनर होता है, उसमें पानी होता है, और उसमें हम कोई भी फिशेज ला करके रख सकते हैं। घर में एज अ डेकोरेशन हम रख सकते हैं, है ना, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, स्कूल में रख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वो जो एक्वेरियम है, तो यानी कि जो जो वाटर हमने लिया है उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही तो होगी, ऐसे थोड़ी ना कि उसके अंदर डेली नई नई ऑक्सीजन आ रही है, डेली ऐसे तो नहीं आ सकती ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी जिसको फिशेस इनहेल करेंगी। लेकिन जब वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो एक्वेरियम का वाटर है, जो घरों में जो एक्वेरियम होते हैं, छोटे एक्वेरियम या बड़े एक्वेरियम जो भी है, तो उनका पानी जो है क्या किया जाता है, हर मतलब एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद वो जो है उसे चेंज किया जाता है, एक दो दिन के बाद, एक दिन के बाद, है ना, 4 दिन के बाद, ठीक है, 2 दिन के बाद, 3 दिन का, इस तरीके से उस पानी को चेंज किया जाता है। जल्दी जल्दी भी चेंज किया जाता है, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, है ना, या किसी एक्वेरियम म्यूजियम में गए हो, वहां आप क्या देखेंगे, अ, जो एक्वेरियम होता है उसमें जो है ऑक्सीजन के लिए एक पाइप लगी हुई होती है जो कंटिन्यू क्या करता रहता है, वाटर को, वाटर में ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। ठीक है, वाटर को ऊपर नीचे करता रहता है, यानी कि वाटर में जो है वापस से ऑक्सीजन आती रहती है, इस तरीके से। क्लियर है, तो अब आप समझ गए हैं कि वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकती है, यानी कि लिक्विड में गैस को हम डिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सिंपल सी प्रोसेस थी। जैसे कि अगर अब हम बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है।
हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जब हम खोलते हैं, है ना, इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक होती है ना। ठीक है, इस तरीके से आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। तो इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन जैसे ही आप खोलते हो, ये क्या है, यहाँ पर इसकी कैप है, इस कैप को जैसे ही आप खोलते हो तो एक आपको इस तरीके से आवाज आती है ना, आती है आवाज, बिल्कुल आती है। तो आवाज किसकी होती है, इसमें क्या किया जाता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक का जो लिक्विड है क्या, सोडा वाटर है, तो इसमें क्या की जाती है, गैस को इसमें डाला जाता है, गैस इसमें कंप्रेस की जाती है। ठीक है, तो गैस क्या की जाती है, इसमें कंप्रेस की जाती है, गैस में इजीली डिजोल्व भी हो जाती है, जब हम पीते हैं तो आता है एक फिज। ठीक, चलिए, तो इतना ही था, बस एक छोटा सा टॉपिक ये था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देख लेते हैं। मैनी गैस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन dissolve in water. Oxygen dissolve in water only to a small extent, even through present in 1 minute quantities. It is this dissolved oxygen that sustain all aquatic life, including plant, fishes and other organisms. ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल एक्सटेंट में प्रेजेंट होती है। यही क्या करती है, जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी लाइफ को सस्टेन करती है, केवल यही ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, ऐसे थोड़ी ना कि जंप मार करके बाहर आकर के बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करके फिर पानी के अंदर जाते हैं, ऐसे ये नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, इज द मिक्सचर ऑफ गैस एंड वाटर अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? तो आप क्या कहेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, क्या लगता है आपको? तो देखो, पानी में ऑक्सीजन घुली हुई आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, इट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर बिकॉज गैसेस डिजॉल्व इवनली इन वाटर, क्योंकि गैसेस जो है वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ऑल्सो? तो क्या टेम्परेचर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है? क्या टेम्परेचर यहाँ पर जो लिक्विड है उसमें जो गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है? जैसे हमने सॉलिड का केस देखा था, तो सॉलिड के केस में क्या हो रहा था, चलो सॉलिड का केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जब हम सॉलिड के केस की बात कर रहे थे, तो जो सॉलिड यानी कि सॉल्यूट है हमारा, सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, तो सॉलिड सॉल्यूट को जब हम वाटर में डाल रहे थे, है ना, सॉलिड सॉलिड, अब आप नमक ले सकते हो, कॉपर सल्फेट ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, जो भी आप ले लो, इसको जब हम वाटर में डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या हो रहा था, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, solubility also increases, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने पर यहाँ पर क्या हो रहा था, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने कहा भी कि एक सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, तो हम क्या बोल रहे थे कि एक सॉल्यूट, इसको हमने क्या किया, 40 डिग्री पर हीट किया, या सॉरी, एक को क्या था, 20 डिग्री था एक का टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या किया, इसको 50 डिग्री सेल्सियस किया, फिर हमने क्या किया, इसको 70 डिग्री सेल्सियस किया। तो हमने क्या देखा कि हमने लिया था 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, हमने क्या लिया था, 100 ml वाटर, यहाँ पर भी क्या है 100 ml, और यहाँ पर भी क्या था, वो 100 ml ही था, यानी कि ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन जब 100 ml वाटर था तो इसमें
केवल और केवल कितना था, मान लीजिए इसमें केवल और केवल 10 ग्राम सॉल्यूट क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या, इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। जहां पर 100 ml में केवल 10 ग्राम ही क्या हो रहा था, डिसॉल्व हो रहा था। 10 ग्राम में ये क्या बन जा रहा था, सैचुरेटेड बन जा रहा था। वो अब 50 डिग्री सेल्सियस के लिए कैसा है, अनसैचुरेटेड है। यानी कि यहां पर अब हम लगभग 20 ग्राम क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, लगभग 20 ग्राम हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अब 20 ग्राम डिसॉल्व करते ही ये कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को 70 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को और आगे करते हैं, तो अब ये जो सैचुरेटेड बन चुका था, अब ये कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और इसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट घोल पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर अब मान लीजिए यहाँ पर 30 ग्राम सॉल्यूट जो है उतना हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं। यानी कि जिस वाटर में, जिस 100 ml वाटर में केवल 10 ग्राम सॉल्यूट ही से क्या हो जा रहा था, वो सैचुरेटेड बन जा रहा था। केवल 10 ग्राम सॉल्यूट को ही वो क्या कर पा रहा था, डिसॉल्व कर पा रहा था। उसकी कैपेबिलिटी बोले या एबिलिटी बोले या कैपेसिटी बोले, केवल कितनी थी, 10 ग्राम थी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी। तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन किसके केस में बात कर रहे हैं हम, सॉलिड, सॉल्यूट और वाटर, यानी कि सिंपल सॉलिड प्लस लिक्विड के केस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर गैसेस प्लस लिक्विड के केस की बात करते हैं, तो क्या टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। देखो, जब हम वाटर को बॉईल कर रहे थे, इस वाले में है ना, वाटर को बॉईल कर रहे थे, तो हम क्या देख रहे थे, वाटर को बॉईल करने का मतलब है वाटर का टेम्परेचर ही तो बढ़ा रहे हैं हम, है ना, टेम्परेचर को ही तो इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के बबल्स बन रहे थे, बाहर आ रहे थे, जिससे उससे ऑक्सीजन क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है मोस्टली। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो, जैसे अगर हम कहें कि समुद्र का पानी है ना, समुद्र के पानी को अगर हम हीट कर दें, तो हीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हम समुद्र के पानी को हीट करेंगे तो सारी जो फिशेज है वो तो बॉयल हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर यही था। इट इज बीन ऑब्जर्व दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मोर ऑक्सीजन कैन डिसॉल्व इन कोल्ड वाटर ensuring sufficient oxygen for aquatic life. On the other hand, when water warms up, the solubility of oxygen decreases. अब कभी हमें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमने इस वाटर को बॉईल किया, है ना, हीट किया, तो फिशेस जो है वो तो यहाँ पर मर जाएंगी, है ना। एक तो बॉईल करने में ही मर जाएंगी, अगर मान लो अभी समुद्र का पानी हीट अप होने लगा, तो एक तो ये ऐसे ही मर जाएंगी। तो ये तो हमें करना नहीं है, पहली चीज। दूसरा, हीट करने पर क्या हो रहा है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। यहाँ पर कोल्ड वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होती है वार्म वाटर से, या जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उस वाटर से। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के केस की, तो अलग बात है। अगर हम गैस और लिक्विड के केस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल लिख लेंगे हम यहाँ पर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द solubility decreases। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज।
ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, उल्टा है, टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर कम है तो तब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। अभी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट शायद अभी नहीं है, फिजिक्स में आप देखेंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ पर हम कहेंगे कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। चलिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है उसे समझ लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बीच में हमने ये वाला साइन लगा दिया। अगर हमने इधर कुछ चीज लिखी है, मान लो हमने ए इधर लिखा है और इधर बी लिखा है, तो ए और बी के बीच में अगर ये वाला साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसका मतलब क्या है कि ए की अगर कंसंट्रेशन, रेट, टेम्परेचर, कुछ भी चीज अगर ए का बढ़ता है तो बी का भी ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसा ये वैसा ये अच्छा आदमी तो ये भी अच्छा आदमी। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हमने सेम साइन रखा हुआ है, सेम साइन रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने अब बी को नीचे ले गए, बी का आ गया ए के नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है कि अगर ये टेम्परेचर इसका ज्यादा तो इसका कम होगा, इसका अगर प्रेशर ज्यादा तो इसका प्रेशर कम होगा, इसकी अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो ये अब इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इस वाले साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, और इस वाले साइन को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। दोनों चीजें समझ में आई। तो दोनों अगर हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में ज्यादातर इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, दो चीजों को रिलेट करने के लिए, रिलेट जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, ऐसी हम बहुत सारी चीजें हैं, जब हम आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम एटम के साइज के बारे में बात करते हैं, हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके साइज के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देख लो, एक होता है प्रोपोर्शनल का साइन, यानी कि ए अगर बी के प्रोपोर्शनल है और ए अगर बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे कहेंगे इनवर्स। इनवर्स का मतलब है उल्टा हो गया ना। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये बी था तो बी अब यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्स हो गया है, 1/b हो गया है ना। ठीक है, तो ये और दोनों में डिफरेंस क्या है कि ए अगर बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। ठीक है, ए का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, कुछ भी बढ़ेगा तो बी का भी इंक्रीज होगा, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर ए का मान लो टेम्परेचर बढ़ता है तो बी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ए का अगर साइज बढ़ता है तो बी का साइज, सॉरी, ए का साइज अगर कम होता है तो बी का साइज इंक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पर क्या चल रही, दोनों चीजें अपोजिट चलेंगी। अगर ए बढ़ेगा तो बी कम होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है। ठीक है, तो चलो इसको डिटेल में, खैर ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, यानी कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस केस में, इस केस में। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, या सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे नहीं कि हमेशा यही ज्यादा होगा, नहीं, टेम्परेचर अगर कम होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर को यहाँ लिखने की जरूरत है, रिलेशन तो हमने लिख दिया है। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए क्लियर है, दो चीजें ये भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। इतने इसमें से आप ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जनरली, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर। ठीक है, ऑक्सीजन जो डिजोल्व है उसके बारे में यहाँ पर हमने बात की थी, इतना आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज हमने बात की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में। तो बाकी आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।